मित्रों, एक कौवे ने बताया कि चाहे भूखे मर जाना पड़े, लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। तो मित्रों, आखिर वे 4 लोग कौन से हैं जिनके बारे में कौवे ने यह ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं? क्यों कहा गया है कि इनसे सहायता मांगने से अच्छा है भूखा रह जाना? आज हम इसी कहानी के माध्यम से यह सब जानेंगे। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए और वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तथा अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। अब मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए सीधे कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी घने जंगल में अचानक भयानक तबाही आ गई। उस जंगल में हालात ऐसे हो गए कि बारिश के मौसम में भी पूरे साल एक बूंद पानी नहीं बरसा। चारों ओर सूखा पड़ चुका था। नदियां सूख गई थीं, तालाब खाली हो चुके थे और पेड़ पौधे मुरझा गए थे। इस भयंकर सूखे के कारण जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं बची थी। सभी जीव भूख और प्यास से तड़पने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि जानवर, पशु और पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगलों और दूर दराज के इलाकों की ओर पलायन करने लगे। उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा भी रहता था। वह जोड़ा एक ऊंचे वृक्ष की डाल पर अपना बसेरा बनाए हुए था। कौवे की जो मादा थी, उसे अत्यधिक भूख लगी हुई थी, क्योंकि 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों को खाने के लिए एक दाना तक नसीब नहीं हुआ था। कौवे की मादा डाल पर बैठी बैठी इधर उधर पड़ी बेचैनी से देखने लगी, शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए। उसकी आंखों में कमजोरी और शरीर में थकान साफ झलक रही थी। तभी अचानक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे से एक लोमड़ी मुंह में मांस का एक टुकड़ा दबाए हुए वहां आ जाती है। जैसे ही कौवे की मादा की नजर उस मांस के टुकड़े पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया। वह अपनी भूख को और अधिक देर तक रोक नहीं सकी। उसने हिम्मत जुटाकर लोमड़ी से विनती करते हुए कहा, लोमड़ी बहन, मैं पिछले 3 दिनों से भूखी हूं। यदि आप पर थोड़ी सी भी दया हो तो कृपया अपने मांस के टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दीजिए, ताकि मेरी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने ऊपर देखा। उसने देखा कि कौवे की मादा अपने पति कौवे के साथ वृक्ष की डाल पर बैठी हुई है। लोमड़ी तो स्वभाव से ही बहुत चालाक और धूर्त होती है, यह बात तो आप सभी जानते ही हैं। लोमड़ी ने मन ही मन विचार किया, इस मांस के छोटे से टुकड़े से मेरा पेट पूरी तरह नहीं भरेगा, लेकिन यह तो अच्छा मौका है। यदि मैं इस कौवे की मादा को किसी तरह अपने पास बुला लूं और जैसे ही यह नीचे आए मैं इसे मारकर खा जाऊं, तो मेरा पेट भी भर जाएगा। इसी सोच के साथ लोमड़ी ने अपनी चालाकी की योजना बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा, कौवी, घबराइए नहीं, आप नीचे आ जाइए। मैं आपको अपने पास बैठाकर बड़े प्रेम से यह मांस का टुकड़ा खिलाऊंगी। दोस्तों, लोमड़ी की मीठी बातों में आकर कौवी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। उसकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपने विवेक से काम नहीं ले पा रही थी। अंत में कौवी लोमड़ी की बातों में आकर तैयार हो जाती है और नीचे जाने का मन बना लेती है। जैसे ही कौवी नीचे जाने के लिए उड़ान भरने ही वाली होती है, तभी उसका पति कौवा उसे रोक लेता है। कौवा घबराए हुए स्वर में कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? अरे, ये हमारी दुश्मन है, ये एक शिकारी है। अगर तुम नीचे गई तो यह मांस का टुकड़ा छोड़ देगी और तुम्हें मारकर खा जाएगी। लेकिन कौवी उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहती है, नहीं महाराज, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। कौवा फिर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसके पास मत जाओ, नहीं तो यह तुम्हें मारकर खा जाएगी, यह बहुत चालाक है। लेकिन दोस्तों, कौवी फिर भी कौवा की बातों को नहीं समझती है। उसकी भूख और लोमड़ी की मीठी बातों ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया था। तब कौवा गंभीर स्वर में कहता है, ऐसे तुम नहीं समझोगी। पहले मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूं। जब तुम उस कहानी को ध्यान से सुन लोगी, तब शायद मेरी बात तुम्हें समझ में आए। पहले मेरी यह बात ध्यान से सुनो, उसके बाद ही कहीं जाना। दोस्तों, कौवी वहीं डाल पर बैठ जाती है और लोमड़ी के पास नहीं जाती।
वह कौआ की ओर ध्यान लगाकर बैठ जाती है और उसकी बातें ध्यान से सुनने लगती है। तब कौआ कहने लगता है और समझाते हुए बोलता है, सुनो कौवी, यह बात कुछ समय पहले की है। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के एक खोखले हिस्से में तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। और उसी बरगद के पेड़ के दूसरे खोखले हिस्से में एक सर्प यानी सांप रहता था। उधर तोती समय समय पर अंडे दिया करती थी। उन अंडों को वह सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में कहीं दूर चली जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तभी वह सर्प अपने बिल से निकलता था और आराम से उन अंडों को खा जाया करता था। कई बार ऐसा भी होता था कि अंडों से बच्चे निकल आते थे, लेकिन वह दुष्ट सर्प उन नन्हे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। वह उन्हें भी बेरहमी से खा जाता था। यह सब देखकर तोती बहुत अधिक परेशान रहने लगी थी। उसके साथ ऐसा एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार हो चुका था। हर बार उसकी ममता लुट जाती थी। हर बार उसके सपने टूट जाते थे। एक दिन तोती अत्यंत दुखी होकर उसी बरगद के पेड़ पर बैठी बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पास ही उसका पति तोता भी बैठा हुआ था। वह भी कुछ कर न पाने की मजबूरी में चुपचाप बैठा रो रहा था। तब क्या होता है कि उसी बरगद की एक डाल पर एक झलक बहुत बुद्धिमान और चालाक था। जैसे ही उसने देखा कि तोती रो रही है, उसने सहानुभूति के स्वर में पूछा, तोती, तुम बैठी बैठी क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है? तोती ने अपने मन का सारा दर्द उसके सामने रख दिया। उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। मैं जब जब अंडे देती हूँ, जब जब मेरे बच्चे होते हैं, तब तब इसी बरगद की दूसरी खोखली जगह में रहने वाला एक सर्प हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है। जब हम दोनों भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं, तभी वह सर्प अपने बिल से निकलकर हमारे अंडों को और हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? न हम उससे लड़ सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो, वह तो बहुत खतरनाक, अपनी राय जरूर, बहुत ही दुष्ट और हो सके तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तोती की यह दुख भरी दास्तान फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तोती पर बहुत तरस आता है। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर सोचने के बाद झलक भाइयों को, तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ चलो। पास ही एक तालाब है, वहां से हम मछली पकड़ कर लाएंगे। तोती यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, मैं आपकी बात समझी नहीं। मछली पकड़ने से मेरी समस्या कैसे दूर होगी? तब झलक मुस्कुराते हुए और शांत स्वर में उसे समझाने लगता है। झलक ने तोती से कहा, जब दुश्मन बहुत भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो और उससे सीधे जाकर लड़ना संभव ना हो, तब उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए, न कि बल से। तोती ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? तब झलक ने विस्तार से समझाते हुए कहा, हम पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएंगे। फिर थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है। सबसे पहले हम नेवले के बिल के दरवाजे पर एक मछली रख देंगे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक मछली रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अंत में सर्प जिस खोखले स्थान में रहता है, उसके दरवाजे पर आखिरी मछली रख देंगे। जैसे ही नेवला अपने बिल से बाहर निकलेगा, वह मछलियां खाते खाते उसी रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा और अंत में सर्प के पास पहुंच जाएगा। नेवला जैसे ही सर्प को देखेगा, वह उसे मार देगा, क्योंकि सर्प और नेवले की दुश्मनी तो जग जाहिर है। इस तरह तुम्हारा दुश्मन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, झलक की यह बुद्धिमानी भरी योजना सुनकर तोती को पूरा भरोसा हो जाता है। वह अपने पति तोते को साथ लेकर झलक के साथ तालाब की ओर जाती है। तीनों मिलकर तालाब से कई मछलियां पकड़ते हैं। सबसे पहले वे नेवले के बिल के दरवाजे पर एक मछली रखते हैं। फिर थोड़ी दूर आगे जाकर एक और मछली रखते हैं। इस तरह क्रमबद्ध तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मछलियां रखते हुए वे सर्प के खोखले स्थान के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और वहां आखिरी मछली रख देते हैं। इसके बाद वे तीनों ऊपर वृक्ष की डाल पर बैठ जाते हैं। तब झलक तोती से कहता है, अब थोड़ा धैर्य रखो, कुछ देर इंतजार करो और देखो कि आगे क्या होता है। दोस्तों, इधर कुछ समय बाद नेवला अपने बिल से बाहर निकलता है। जैसे ही उसकी नजर अपने बिल के दरवाजे पर पड़ी मछली पर जाती है, वह प्रसन्न होकर भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहता है, प्रभु,
आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं। आज तो भोजन स्वयं चलकर मेरे घर तक आ गया है। नेवला मछली खा लेता है। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है। वह उसे भी खा लेता है। इस तरह क्रमशः उसे मछलियां मिलती चली जाती हैं और वह खाते खाते आगे बढ़ता चला जाता है। अंत में वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां सर्प रहता था। सर्प के खोखले स्थान के दरवाजे पर भी एक मछली पड़ी होती है। नेवला वह मछली भी खा लेता है, लेकिन तभी नेवला सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन विचार करता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे रास्ते भर मछलियां मिलती चली गईं और मैं यहां तक आ पहुंचा। लगता है यह किसी का घर है। कहीं किसी ने मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली। यह सोचकर नेवला सर्प के खोखले स्थान के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगता है। वह सोचता है कि अगर अंदर कोई है तो वह थोड़ी देर में बाहर जरूर निकलेगा। दोस्तों, कुछ समय बाद सर्प अपने बिल से बाहर निकलता है। जैसे ही नेवला सर्प को देखता है, वह समझ जाता है कि यही सारी योजना का कारण है। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि सर्प और नेवले की कट्टर दुश्मनी होती है। नेवला तुरंत सर्प पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह दृश्य देखकर तोती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। वह उसी वृक्ष की डाल से आवाज लगाकर कहती है, तोता भैया, मैं आप तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। इस सर्प की वजह से मैं बहुत दिनों से परेशान थी। आज आपकी बुद्धिमानी से मेरी सारी परेशानी समाप्त हो गई। तोती बहुत अधिक प्रसन्न थी। इधर नेवले ने ऊपर देखा। उसने देखा कि बरगद के वृक्ष पर तोता बैठा हुआ है। नेवला तुरंत समझ गया और मन ही मन बोला, अच्छा, इसका मतलब यह पूरा जाल तुम लोगों का ही बनाया हुआ है। तब तोती ने नेवले को अपनी पूरी दास्तान सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद नेवला बोला, तोती, क्या तुम ऊपर बैठकर ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर भी धन्यवाद दोगी? दोस्तों, नेवले की बातों में आकर तोती उड़कर नीचे नेवले के पास पहुंच जाती है और उसके पास बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह पास आती है, नेवला उस पर झपट पड़ता है, उसे मार देता है और तोती को भी मारकर खा जाता है। उधर पेड़ पर बैठा हुआ तोता यह सब देख रहा था। वह मन ही मन सोचने लगता है, हम एक दुश्मन से तो बच निकले, लेकिन दूसरे दुश्मन से नहीं बच पाए। एक दुश्मन से जीतने के बाद हम दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, वे इसी बात को समझाते हुए कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहता है, देखा तुमने, एक दुश्मन से तो दो लोग बच गए, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंसकर तोती की जान चली गई। तोती इसलिए मारी गई क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वह यह भूल गई थी कि नेवला भी उसका दुश्मन है और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। फिर कौवा कौवी से कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, तुम नीचे मत जाओ। यह लोमड़ी हमारी और तुम्हारी दुश्मन है। यह निश्चित रूप से तुम्हें मार देगी और इसी कारण भूलकर भी इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कौवी का उत्सुकता और बढ़ जाती है। वह कौवा की बातें ध्यान से सुनते हुए पूछती है, वे 4 लोग कौन से हैं जिनसे इंसान को कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तब कौवा उसे समझाते हुए कहता है, अगर आप अपने दुश्मन से मदद की भीख मांगने जाएंगे तो वह कभी आपकी मदद नहीं करेगा। वह आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा और मौका मिला तो आपकी जान भी ले सकता है। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अभिमानी इंसान के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे भूखे ही क्यों न मर जाना पड़े, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति घमंड में आकर आपकी मदद करने के बजाय आपका अपमान करेगा। वह आपको कुछ भी नहीं देगा, बल्कि आपको नीचा दिखाएगा। तीसरा, कपटी व्यक्ति। कपटी इंसान के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना। कपटी लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन भीतर से छल से भरे होते हैं। वे आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि अपने कपट से आपको किसी न किसी जाल में फंसा देंगे। आपसे फायदा उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथा, नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी से भी कभी मदद की भीख मत मांगना। मान लो आप कहीं रास्ते में खड़े हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है, तभी कोई नशे में धुत व्यक्ति बाइक लेकर आता है। आप उससे लिफ्ट मांग लेते हैं और उसकी बाइक पर बैठ जाते हैं। लेकिन नशे में व्यक्ति सही तरीके से वाहन नहीं चला सकता। वह कहीं भी टक्कर मार सकता है, किसी गड्ढे में गिर सकता है
ऐसे में वह खुद भी मरेगा और आपको भी मार देगा। इसलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना। इसलिए चाहे रास्ते में मर जाना पड़े, चाहे भूखे ही क्यों न मर जाना पड़े, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज व्यक्ति। दोस्तों कौवा की ये बातें सुनकर कौवी समझ जाती है कि उसका पति बिल्कुल सही कह रहा है। वह लोमड़ी के पास नहीं जाती। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि इनसे मदद मांगने पर न तो सहायता मिलेगी, बल्कि नुकसान, अपमान और जान जाने का खतरा अलग से रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी?